नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। TV9 भारतवर्ष डिजिटल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जगत गुरु उवाच। आज जिस विषय पर बात होगी वो हम सब के लिए एक ठौर, एक ठिकाने के तरह है। जब आप पूरे दुनिया से थक हार कर जहां लौटते हैं वो होता है आपका घर, आपका परिवार। हमारे देश में तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को माना जाता है, यानी पूरी वसुधा, पूरी धरती ही परिवार है। आप जहाँ जाते हैं, दफ्तर में अपने सहयोगियों के साथ एक परिवार बना लेते हैं, कहीं भी जाते हैं परिवार की तरह रहते हैं, परिवार बना के रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी अब वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली यानी एकाकी परिवार में आ गई, और अब वो परिवार भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। वहाँ रिश्तों में दरार आ रही है, दरक रहे हैं रिश्ते। तो आज बात परिवार पर होगी, और इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं जगत गुरु उवाच में जगत गुरु महाराज सतीशाचार्य जी। प्रणाम, बहुत बहुत आभार। गुरु जी, क्या हो गया है परिवारों को जो टूटने की वजह आपको क्या लगती है, या ये सिर्फ महानगरों की समस्या है? नहीं, नगर और महानगर दोनों तरफ ये आग बराबर है। ये वो वायु विकार है, ये वो मानसिक विकार है, ये वो सोच और विचारों का विकार है जो सब तरफ बराबर लगा है। एक समय था जब पूर्वज बुजुर्ग ये कहते थे कि जाग जाओ, आने वाला समय खराब है, सब खराब हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त फैमिली का जो आनंद है वो चाहिए सबको। उस आनंद का आनंद सब लेना चाहते हैं। आप सूरज बरजातिया की फिल्में देखिए, हम साथ साथ हैं, अथवा हम आपके हैं कौन। तमाम ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिसमें पारिवारिक रिश्तों को, पारिवारिक रिलेशंस को बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने दर्शाया। संयुक्त फैमिली एक अलौकिक सुख है जिससे आपका चारों तरफ विकास होता है। संयुक्त फैमिली एक आपकी आदत है। आप आदतन रिच हो जाते हैं, आप स्वाभाविक तौर पर रिच हो जाते हैं। संयुक्त फैमिली केवल संयुक्त फैमिली नहीं है, आपके विचार हैं संयुक्त, क्योंकि आपका अभ्यास है बचपन से बांट कर खाना। संयुक्त फैमिली आपको सिखाती है यू हैव टू पेशेंस। तुम्हें बाद में मिल सकता है क्योंकि और भी लोग हैं घर में, तो आपको तमाम तरीके की वो अच्छी आदतें संयुक्त फैमिली से ही मिल सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसके ऊपर, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जहां सब एक साथ रह रहे हैं वहां तमाम तरह की संपत्ति होगी। जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना, वहां बहुत सारी विपत्तियां होंगी। हमारे नाना जी के दो भाई, दो नाना जी, दोनों के बच्चे मिलाकर के 9। प्रारंभ में बहुत सालों तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि 9 मामा में से मेरे सगे मामा कौन से हैं और सौतेले मामा कौन से हैं, क्योंकि 9 के 9 एक ही घर में रहते और सब एक साथ रहते। किसी की कोई चीज नहीं थी, सब चीजें सबकी थीं। तो पूरे के पूरे ग्राम में हमारा अकेला परिवार ऐसा था जिस परिवार में 2 ट्रैक्टर थे बाहर खड़े, 4-5 कारें खड़ी थीं, न जाने कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। ऐसा लगता छोटा मोटा स्टैंड है गाड़ियों का, क्योंकि समूह बड़ा था ना। 5 ये, 4 ये, 9 मामा, 9 मामियां, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो परिवार बढ़ रहा है। तो पूरा ऐसा लगता एक स्टैंड खड़ा है। जबकि सही तरीके से देखा जाता तो 2 ट्रैक्टर का मतलब 2 परिवार में, एक परिवार में एक ही था, पर दरवाजे पर 2 खड़े थे। गाड़ियां तमाम खड़ी थीं, मोटरसाइकिल तमाम खड़ी थीं, साइकिल तमाम खड़ी थीं, और घर सबसे बड़ा दिखता था। कोई भी घर में आ जाए उसका बड़ा अच्छा स्वागत हो जाता। किसी के घर में तो होगा ही कुछ, इतने लोगों में जिसके घर में होगा वो उठा के बाहर रख दिया जाएगा। तो आने वालों को लगता भाई इनके यहाँ बड़ा बढ़िया व्यवस्था है, जब जाओ बढ़िया माल पानी खाने को मिलता है, ये तो बड़े रईस लोग हैं, ये तो बड़े धनवान हैं, ये तो बड़े संपन्न हैं। और जब भी कोई जाए कोई में कोई तो घर में मिलेगा ही।
कोई आया है तो कोई गया है, कोई आया है तो कोई गया है, परमानेंट घर में आपको चहल पहल मिलेगी। तो इतने तरीके के सुख होते हैं एक साथ रहने में जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन त्याग की भावना आएगी तब जब आप परिवार संयुक्त में होंगे। आप पेशेंस, होप, भरोसा, विश्वास, ये सब कुछ का जड़ अगर आपको चाहिए तो संयुक्त फैमिली चाहिए। संयुक्त फैमिली नहीं होगी तो ये संकट आएगा। और ये इधर कालांतर में मोटा मोटी 2 दशकों से, वैसे तो 3 दशकों से, 2 दशकों से ज्यादा, और 1 दशक से तो बिल्कुल बहुत ज्यादा। आज पारिवारिक न्यायालय में सबसे ज्यादा ये मामले लंबित पड़े। परिवार तो छोड़ो, कुटुंब तो छोड़ो, पति पत्नी आपस में द्वंद्व करके अलग हुए जा रहे हैं, एक साथ रहना नहीं चाहते। पर्सनल मोबाइल, पर्सनल नंबर, पर्सनल स्पेस, पर्सनल रूम, पर्सनल वो डोर, अलमीरा क्या बोलते हैं, सब कुछ पर्सनल चाहिए पर्स की तरह। तो लटकाए घूम रहे हैं अपनी पर्स। जीवन में पर्स ही बची है, कुछ शेष नहीं रहा। बांट कर साथ में एक दूसरे के संयुक्त में जो आनंद है, उस आनंद से हम अछूते हो गए। उसके बड़े सारे कुप्रभाव हैं। देश गर्त में जा रहा है, संस्कृति समाप्त हो रही है, धीरे धीरे विचारों में बड़ी क्रांति और विकृति आ रही है, और हम किसी भी तरह से ग्रोथ तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नगर में, शहर में, सब तरफ देखने को मिल रहा है। और इसको अगर क्योंकि लोगों की अपनी मजबूरियां होती, प्रेम भी है, कई जगह स्वार्थ भी है, तो किसी पर लांछन लगाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह देखा गया है, क्योंकि जब आप संयुक्त परिवार में रहते हो तो सबके काम बटे होते हैं। आप एकाकी परिवार में रहते हैं और सबका सारी जिम्मेदारी उन्हीं 2 लोगों पे होती है, पति पत्नी पर होती है। एक तो ये चीज़ सामने आती है। दूसरा, उसके बाद सबसे ज़्यादा फिर मिस कब करते हैं लोग अपने माँ बाप को, जब उनका खुद का बच्चा होता है। तो एक व्यवस्था की जाती है, या तो नानी आएंगी या दादी आएंगी तो वो बच्चे को पालेंगे, क्योंकि माता पिता ऑफिस जाएंगे। लेकिन वही जब बुढ़ापे की बात आती है तो कौन रखेगा माँ बाप को, उसको लेकर द्वंद्व होता है भाइयों के बीच में। परिवारों में ज़रूरत तो है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है किसी बड़े की। बच्चे को कौन पालेगा, या घर के देखभाल से लेकर वो क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या आप उसको स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, या फिर महानगर हैं ऐसे तो यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती ज़्यादा एक बड़े कुटुंब को रखने की? नहीं, व्यवस्था नहीं। मुझे लगता है कि विचारों में, सोच में स्पेस हो। आप जो काम करना चाहते हैं उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता। बुरे से बुरे काम को आप पूरा प्लान करके करते हैं। जो आप नहीं करना चाहते उसके लिए आपके पास तमाम एक्सक्यूजेस होते हैं। जगह की कमी नहीं है, विचारों की कमी है। पहले भी छोटे मकान भी होते थे। एक कमरे में हमने अपने बचपन में भी, हमने एक कमरे में हम दर्जनों बच्चे एक साथ सोते थे, सबके बीच में घुस घुस के, एक दूसरे के ऊपर, मतलब सही से स्पेस नहीं था, तो एक का सर इधर, एक का सर इधर, एक का सर इधर, एक का सर इधर, ऐसे करके भी सोते थे। तो व्यवस्थाएं बनाने का नाम है। स्पेस से, जगह की लंबाई चौड़ाई से रहने वालों का फर्क नहीं पड़ता, रहने वालों के दिलों से उसका प्रभाव पड़ता है। आज विचारों में जो एकाकीपन आता जा रहा है, विचारों में जो पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ, पर्सनल वाली जो भावना व्याप्त होती जा रही है, ये उसका कुप्रभाव है। आज जितने अनाथ आश्रम नहीं थे उससे ज्यादा वृद्धाश्रम हो रहे हैं। ये शर्मसार करने वाली नहीं है, ये भारत की संस्कृति है। और कोई मुझे ये बताए, क्या वो स्वयं कभी वृद्ध नहीं होगा क्या? हाँ, मुझे उस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि आप ये क्यों नहीं सोच पाते कि तुम जो आज कर रहे हो वो सेम चीज तुम सहन कर पाओगे क्या? वो एक पुरानी पिक्चर तो नहीं, बहुत एक गाना मुझे याद आ रहा है, हम करें तो तुम करो तो रासलीला, हम करें करेक्टर ढीला, ऐसा कुछ था क्या? चलो मान लेते हैं, यही वाली बात मान लेते हैं। तो आप जो कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आईने के सामने खड़े हो जाओ,
और विचार करके बताओ, क्या यही सेम काम जो तुम कर रहे हो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी पत्नी करेगी तो तुमको चलेगा क्या? यदि हां, शुड बी कंटिन्यू, प्लीज, यू कैन। नहीं, ऐसे कैसे? हमसे तो गलती से हो गया। अच्छा, तो यही गलती वो क्यों नहीं है? तो किसी भी संदर्भ में, आज आपके पिताजी माताजी वृद्ध हैं, कल तुम भी वृद्ध होगे, तुम्हें तैयार हो वृद्धाश्रम में रहने के लिए? अगर हाँ तो भेज दो। वो मानसिकता, वो सोच, वो दृढ़ता में कमी है। ये ठीक होगा तो सब ठीक होगा। आप लोग नमस्ते करना जानते हो? ये वाली उंगली मोड़ कर नमस्ते करो, फोल्ड करके नमस्ते करो। किया? नमस्ते ऐसे थोड़ी होता है, ये मिला के होता है। यहां तक नहीं, यहीं तक कर लो, वही बहुत है। किया? अब आप कोशिश करो सारी उंगलियां हटाने की। हो रही है? रिंग फिंगर हटाना हो रही, सारी उंगलियां अलग अलग। अब ये वाली छोड़कर दूसरी मिड वाली फिंगर फोल्ड करो। मिड वाली क्यों कराया वो भी बताऊंगा, पहले वाली क्यों कराया वो भी बताऊंगा। नमस्ते किया, अब सारी उंगलियां उठाइए। उठ रही? रिंग फिंगर उठाइए, उठेगी? सब बंद करो, सारी बंद रखो, केवल रिंग फिंगर उठाओ। नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। इसी कारण से इसमें अंगूठी पहना करके किसी को अपना बनाया जाता है। ये पूरा परिवार है, ये साथ रहेगा तो तलाक नहीं होएगा। ये वाली उंगली मोड़ ली, अकेले रह रहे हो तो जो मर्जी उठाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं हो रहा है। घूमते रहो, मरते रहो, इधर उधर भागते रहो। अगर तुम ब्याह करना चाहते हो, जीवन सुखमय चाहते हो, तो परिवार को जोड़ के रखो। और जैसे ये नहीं उठ रही, सारी उंगलियां हटा दो, अब उठाओ, अब उठ जाएगी। परिवार जोड़कर, परिवार के साथ ही सुख है। तमाम सूत्र हैं इसके। जहां परिवार है, जहां समता है, जहां एकता है, वहीं सब है, वहीं आनंद है। नमस्कार गुरुजी। जैसा कि आपने बताया कि आजकल संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, क्या इसका कारण जनरेशनल गैप हो सकता है? कि जैसे बुजुर्ग पहले परंपरा, अनुशासन और स्थिर रहने की बात करते हैं, उसी जगह आजकल का युवा तेज बदलाव या फिर इंडिपेंडेंट होने की बात करता है। और अगर यही कारण है तो इस जनरेशनल गैप को कैसे मेंटेन किया जाए? बिगड़ जाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिगड़ जाने के लिए, कुछ खराब करने के लिए, मनमानी करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। कोई जनरेशन गैप नहीं होता। ये वर्ल्ड ही हमको बर्बाद करने के लिए दिया गया। जनरेशन गैप क्या होता है? ये तो कालांतर में नहीं था क्या? क्या पहले सब माँ बाप, दादा, नाना, काका, बुआ सब एक ही दिन पैदा होते थे क्या? वो तो जनरेशन गैप लाखों करोड़ों सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। सोच विचार में बदलाव हो चुका है। कभी ऐसा नहीं, हमेशा ऐसे ही समय की चाल भी ऐसी ही थी। इसी स्पीड में समय भी चलता है, उसी स्पीड में व्यवस्थाएं भी चलती हैं। कोई जनरेशन गैप नहीं है, कोई किसी प्रकार का गैप नहीं। विचारों का गैप आता जा रहा है और हमें गलत तरीके से सोचना सिखाया जा रहा है। आप ये समझो, आज कोई छोटा बच्चा पैदा हो और उसको सोने का जो रंग है उसको काला और लोहे का रंग गोल्डन बचपन से सिखा दिया जाए, तो वो जब बड़ा होगा तो क्या बोलेगा? सोने को काला बताया और उसको बताया। जो सीखा है, जो समझा है, जो जाना है, हमको गलत बता दिया गया, गलत तरीके से बता दिया गया। एक साउथ के संत हुए नागार्जुन, बड़े बड़े प्रसिद्ध संत हैं। उनके पास एक सामान्य व्यक्ति गया, किसान गया, बोले गुरुदेव मुझे दुनियादारी से मुक्ति पाना है, दुनियादारी छोड़ना है मुझे। तो बोले दुनिया छोड़ना का, कि दुनिया होती क्या है, तुम्हारा सोच तो दुनिया है। बोले नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे तपस्या बताइए, कोई साधना बताइए छोड़ने के लिए, मुझे संसार से मुक्ति चाहिए। जब वो बहुत जिद करने लगा, बोले ठीक है जाओ, सामने गुफा है, इसमें जाकर तपस्या करो और मंत्र जाप करना। तो उसने कहा गुरुदेव मंत्र क्या जाप करूंगा?
तो बोले तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, तुम्हें मंत्र क्या बताऊं? बोले तुम प्रेम किसको करते हो? तो उसने कहा मैं चरवाहा हूं, मैं दिन भर गाय भैंस में रहता हूं, भैंस को चराना, भैंस को दूध निकालना, उसको खाना देना, उसको एक जगह दूसरे जगह बांधना, उसी के साथ रहना, तो मेरे जीवन में भैंस ही सर्वस्व है, मैं भैंस को प्रेम करता हूं। तो बोले जाओ तुम्हारा मंत्र है मैं भैंस हूं, ये जपो। उसका प्रबल विश्वास, उसने मान लिया और अंदर गुफा में गया, बैठकर संतों की तरह बैठ गया और मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं चिल्लाने लगा। 1.5 दिन तक 2 दिन तक चिल्लाया, फिर शांत हो गया। नागार्जुन को लगा क्या हुआ, बेहोश होश तो नहीं हुआ। आवाज लगाई, जोर जोर से आवाज लगाई, तो वो जागा। बोले बाहर आ जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, आओ मैं बताता हूं। तो उसने बोला मैं आने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आ नहीं पा रहा हूं। नागार्जुन को कहा ये क्या चमत्कार हुआ इसके साथ। अंदर गए, देखा तो वो ऐसे से कर रहा था। बोले क्यों नहीं आ पा रहे? बोले मेरी सींगें अटक रही हैं इसमें। नागार्जुन ने थप्पड़ लगाई, क्या है, कौन हो तुम? तो उसने एक आध बार तो थप्पड़ खा के भी कहा मैं भैंस हूं। कई बार हिलाया, तब बोला नहीं मैं चरवाहा हूं। तो कोई भी आदत 24 घंटे में बोलते बोलते अगर तुमने भैंस मान लिया, तो सोचो जो बचपन से सालों से तुम्हें सिखाया बताया जा रहा है, तुम क्यों नहीं मान चुके होगे? वो भैंस रूपी सींग लगाए घूम रहे हो। मैंने ये कहानी कहीं सुनाई, किसी जैन जी ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम मेरी बात मानो, ये वाली उंगली आज से कल तक पकड़ के ऐसे करते रहना। तुम भैंस है मत कहना, तुम ये करो, तुम ज्ञानी हो ना, तुम्हें एक नया ज्ञान बता रहा हूं, ऐसे करते रहना कल तक। तुम भी बिटिया ऐसे पकड़ो, ऐसे से करते रहना, तुम्हारे मन में भी जो चल रहा है उसका भी जवाब मिलेगा। तो ये करते 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 क्या होगा, कल तक करना और कल के बाद छोड़ कर दिखाना। ये बात वो बात चालू, ये बात वो बात चालू, ये बात वो बात चालू। आदतन भी आप किसी चीज को स्वीकार कर लें तो छोड़ नहीं पाते, चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो। इसी कारण लोग व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हैं। तंबाकू, मसाला, सिगरेट, दारू आदतन पकड़ा दिया गया, चाय की आदत पकड़ा दी गई, छूटी नहीं रही। तो ऐसी बहुत सारी आदतें आपको पकड़ा दी गई हैं। उसी आदत में से एक आदत का नाम है जनरेशन गैप। साहब जनरेशन गैप का तो आनंद है। एक वो व्यक्ति बैठा है जिसके पास तमाम सांझों का अनुभव है, कई बरसातों का अनुभव है, कई वर्षों का अनुभव है, उसके साथ बैठकर तो सानंद संवाद होना चाहिए। एक वो है जिसके पास जोश है, एक वो है जिसके पास होश है, एक वो है, हम लोग कथाओं में कहते हैं, एक अंधा था एक लंगड़ा था, आग लगी दोनों फंसे, अंधा देख नहीं पाए, लंगड़ा भाग नहीं पाए। तो लंगड़े ने कहा एक काम करते हैं, मैं तेरे कंधे पर बैठ जाता हूं, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा तो चलते जाना, तेरी आंख नहीं, आंख का काम मैं करूंगा, और मेरे पास पैर नहीं, उसका काम तू कर। ऐसा किया तो बाहर निकल गए। तो अंधा कौन है? अंधा वो है जो जवान बच्चा है, जवानी की जोश में अंधा है। और लंगड़ा कौन है? वो वृद्ध जिस पे जोश नहीं बचा, अनुभव तमाम है, गलतियों का सब रखा बैठा है, क्या करने से क्या गलत हुआ, क्या करने से क्या अच्छा हुआ। दोनों मिल जाएं तो क्रांति आ सकती है, दोनों मिल जाएं तो दिशा अलग हो सकती है। जनरेशन गैप किसको कहते हैं? यही तो जीवन है, यही तो संस्कृति, यही तो भारत है, यहाँ यही तो सुख है। मेरा सवाल ये था कि जैसे आजकल की जनरेशन आधुनिक होने के कारण तेज़ बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, पर ऐसे ही अपन बड़े बुजुर्ग की बात करें तो वह कहते हैं कि स्थिर रहो, थोड़ा धीरे चलो, इतनी जल्दी चलने की ज़रूरत नहीं है, और उनमें आपसी तालमेल नहीं बनता है। तो क्या इसी कारण अपने जो संयुक्त परिवार हैं वो टूटते जा रहे हैं? ये एक रीज़न हो सकता है। I am only responsible but I say not you understand, not what you understand। किसी भी बात पर आपको वो समझदारी भी रखनी होगी। क्योंकि गंगा अपने प्रवाह में बहती है, उसको जटाओं में रखने के लिए शंकर जैसा सामर्थ्य भी तो चाहिए। स्पीड कितनी ही हो, सूझबूझ के आगे सब छोटा है। सचिन में वो सूझबूझ ही तो है कि इतनी स्पीड में आती हुई बॉल जो दिखाई भी ना पड़े लोगों को, उसको मार लेता है। वो सूझबूझ है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो उतने दिन का अनुभव है। अनुभव कब आता है? जब बहुत सांझे, बहुत दिन और बहुत टाइम व्यतीत करते हो आप। संयुक्त फैमिली का जो सुख है
वो है ही यही। भारतवर्ष की ताकत क्या है? यहां 3 पीढ़ियां एक साथ, एक छत के नीचे और एक विचार के साथ बंध कर आगे चल सकती है। यही तो तोड़ दिया। विदेश में यही तो नहीं है। वहां 18 साल के बाद माँ बाप बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं, अथवा बच्चे माँ बाप से अलग हो ही जाते हैं। 18 साल के बाद साथ कौन रहता है? रहते ही नहीं है। वहां की वो पद्धति है, वहां की वो परंपरा है। हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ का तो बूढ़ा बेटा भी अपने बाप के लिए कहता हमारे लिए किए क्या है, एक्सपेक्टेशन रखता है। यहाँ की परंपरा वहां की परंपरा मैच नहीं हो सकती। हम उसको मैच कर रहे हैं, यही दिक्कत है। स्पीड की दिक्कत नहीं है। आखिरी में आपसे सूत्र जानना चाहेंगे, तो फिर हम वापस अपनी जड़ों पर कैसे लौटे, और महानगरों में खासतौर पे काकी परिवार ये समस्या झेल रहे हैं, वो किस तरह बैलेंस बनाएं कि बच्चे को दादा दादी का प्यार भी मिले, उनका जो सूझबूझ है वो संयम भी मिले और भविष्य की राह आसान हो। ये पहले माँ बाप का काम है, पर अगर यंगस्टर्स भी इस बात को समझ लें, क्योंकि जो कॉलेज, यूनिवर्सिटियां एआई लैंग्वेजेस नहीं सिखा सकती, जो कोडिंग से भी तुम सीख नहीं सकते, उससे ज़्यादा ज्ञान, उससे ज़्यादा सामर्थ्य आपको बुजुर्गों के पास बैठकर उनके अनुभव से प्राप्त हो सकता है। तो कुछ समय, कुछ काल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अपने घर की बुजुर्गों की यूनिवर्सिटी में बैठा करें। इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्ञान छिपा है, यहीं से सुख है। अगर इनके साथ रहकर जीवन व्यतीत किया जाए, इससे बड़ा धन, इससे ज़्यादा संपदा, इससे ज़्यादा सुख कहीं है ही नहीं। बुजुर्गों से जो प्राप्त हो सकता है, अगर आज की जनजी किसी भी तरह से जो कर रही करती रहो, रुको मत, और स्पीड बढ़ाओ। तुम में जितनी क्षमता सामर्थ्य है, तुम में जितनी ताकत है, तुम्हें चैलेंज है, और बढ़ाओ और तेज हो जाओ। पर उस तेजी को बुजुर्गों की चाशनी के साथ लगाकर आगे बढ़ाओ, उनकी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में परिवार का और कुटुंबिक सोच का दर्शन है, और यही उसकी खेती है, यही उसकी फसल है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो हमारी बौद्धिक संपदा जो है वही है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। इस प्रोग्राम में इतना ही। एक और विषय के साथ किसी और समस्या के समाधान में फिर मिलेंगे जगत गुरु वाच के एपिसोड में। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद।